ओके। ठीक है, चलेगा। ये शुरू करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से। आंखों का संकेंद्रण होता है, आंखों का संकेंद्रण होता है लेंस के उत्तल उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे गति के द्वारा, रेटिना के आगे पीछे गति के द्वारा, या आंखों के जो है कि आपको तरल के अपवर्तनांक के परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो लेंस की जो है कि उत्तलता में जो है कि आपको परिवर्तन के कारण जो है कि आपको आंखों का संकेंद्रण जो है कि आपको होता है ना। आंखों का संकेंद्रण लेंस के जो है कि उत्तलता के परिवर्तन के कारण जो है कि आपको होता है ना। 121 के बाद 122 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है कि आपको बोल रहा है सही नहीं है? पहला बोल रहा है कि मृग तृष्णा एक जो है कि प्रकाशीय बिंब है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सही है गलत है? बताइए, सही होगा गलत? सही है। बिल्कुल सही होने वाला है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही मृग का तृष्णा है ना, मृच्छिकाओं का बनना जो है कि आपको होता है। दूसरा बोलता है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में। सही है गलत है? सही है। अगला बोलता है कि गर्मी में सामान्यतः सफेद हल्के जो है कि रंग के कपड़े कपड़े गाढ़े जो है कि रंग के कपड़े की तुलना में जो है कि आपको क्या होता है, बढ़िया माना जाता है ना। सही है गलत है? सही। सही है। सही है। अगला है कि एक छोटे छिद्र वाला जो है कि अवतल दर्पण डॉक्टर द्वारा नाड़ियों के जो है कि कान, नाक और गला, ईएनटी डॉक्टर में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? गलत है ये, गलत है। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उत्तर प्रयोग किया जाएगा। सही होगा उत्तर। अब ठीक तल ना। ही होगा। ये नहीं उत्तल जो है कि आपको होगा, क्या होगा? अवतल लिखा है ना यहाँ पे। ये पूरा उत्तर अच्छा, उत्तर नहीं उत्तल होगा, लिखा है। आपका अच्छा, होता है उत्तल उत्तर। लिखा है, अवतल उत्तर होगा। होगा। ठीक ना, अवतल जो है कि हाँ, आपको होगा। हाँ उत्तर। अवतल होगा। काहे के लिए? तो उसको यस। जूम आउट करने के लिए, बड़ा जो है कि आपको दिखे, इसलिए जो है कि आपको किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का जो है कि आपको प्रयोग करता है ना। कोई भी आकार जो है कि अंदर का जो नाक, कान, आंख के चीजों को बड़ा देखने के लिए, बड़ा नहीं आकृति देखेंगे तो अवतल का नहीं प्रयोग। सर, और उत्तर छोटा लिखा आकृति होगा सर। गलत है। निम्नलिखित कथन में से कौन गलत है ये बोल रहा है, देख रहे हैं ना कौन सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत हुआ? कुछ गलत बोल दिए क्या हम? क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिए? सही नहीं तो बात बोल रहे हैं। ठीक है सर। मतलब अवतल का मतलब होता है प्लस करना, जूम जो है कि कर देना, किसी फोटो को बड़ा करके दिखाना। और उत्तल का मतलब होता है, क्या होता है, फोटो को क्या करना, छोटा जो है कि आपको करना, मतलब जूम आउट करना है ना। जूम आउट जो है कि आपको करना। आगे चलते हैं। अगला है कि खोजी बत्ती, इसी को सर्च लाइट कहते हैं। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में उत्तल। सर्च उत्तल लाइट दर्पण में का। इसी अवतल। उत्तर को ही क्या देखा, उत्तल को क्या लिख दिया है? अनुत्तर जो है कि आपको दर्पण लिख दिया है ना। अनुत्तर जो है कि आपको लिख दिया। अवतल दर्पण के द्वारा प्रयोग जो है कि आपको उत्तल नहीं, किसका? सर्च लाइट में जो है कि देखिएगा, अवतल क्या किया कारों की जाता है? हेडलाइट है ना, खोजी बत्ती मतलब सर्च लाइट आदि में परावर्तक के रूप में जो है कि अवतल या नतोत्तर दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग खोज जो है कि बत्ती के समानांतर पुंज को जो है कि आपको क्या करता है, उत्पन्न करता है, मतलब अवतल दर्पण हो जाएगा। खोज लाइट मतलब सर्च लाइट। सर्च लाइट के लिए जो है कि रोशनी फैलाएंगे तभी ना कोई चीज मिलेगा। और कोई चीज को फैला देगा कौन सा? तो फैलाएगा अवतल। फैलाएगा कौन? अवतल। और कोई चीज को सिकुड़ को अपने पास ले आएगा कौन? पास लेकर आ जाएगा कौन? तो वो उत्तल जो है कि अपने पास लेकर चला उत्तर। आएगा। स्पष्ट जो है कि आपको दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी। न्यूनतम तो पूछ ही लिए, अनंत। अधिकतम अनंत अनंत होता है होता है। ना। क्या होता है? अनंत जो है कि अनंत आपको होगा। होता है ना। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक देखते रहिए। आगे चलते हैं। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? रिपीट क्वेश्चन है फिर से। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला है कि मानव की सामान्य जो है कि स्वास्थ्य आंख में के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। चलिएगा, आंखों के लेंस का फोकस दूरी किसके जो है कि कार्य में परिवर्तित होता है? किसके कार्य में परिवर्तित होता है फोकस दूरी? पुतली के, रेटिना के, सिलियरी मांसपेशी, या आइरिस? अपिक्त में से कोई नहीं, एक से रेटिना ही अधिक। रेटिना रेटिना होता ही है। क्या ले? होना होगा।
चलिए ठीक है, सी लिया। सी में क्या दिया है? सी में जो है कि आपको सिलेरी मांसपेशी दिया है ना। क्या कि फोकस दूरी जो है कि आपको यही मांसपेशी जो है कि इसको लेंस को जो क्या पकड़ के रखता है? मांसपेशी पकड़ के रखता है। और यही सिलेरी मांसपेशी कमजोर हो जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट या बढ़ जो है कि आपको जाने वाली है। इसी का कारण जो है कि ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? डायोप्टर 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 में जो है कि आपको लेंस की शक्ति जो है कि आपको मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, फिर से रिपीट है। डायोप्टर में जो है कि मापा जाता है। 2020 के एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी के एग्जाम में 66वीं नंबर के। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर जो है कि +2 डायोप्टर है तो उसका जो है कि फोकस दूरी कितना होगा? +2 डायोप्टर है तो 100 बटा कितना कर दीजिएगा? 100 बटा जो है कि आपको 2 कर दीजिएगा, 50 फोकस से हो काट जाएगा के जो है कि आपको कितना हो सेंटीमीटर। जाएगा? 50 जो है कि आपको होगा, है ना। 50 जो है कि आपको, देखिए यही जो है कि आपको फॉर्मूला लगाया है, P बराबर 1/f। तो 1 बराबर जो है कि 1 मीटर हो जाएगा। अब F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। तो P का कितना पावर दिया है? P का पावर जो है कि आपको 2 है, तो 100 से 2 से काटिएगा तो 50 आ जाएगा। 50 ठीक। सेंटीमीटर। धूप चश्मा में जो है कि आपको कितना पावर होता है? 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर जो है कि आपको होता है धूप का चश्मा जो हम लोग पहनते हैं उसमें। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला टोटल इसमें 150 के आसपास में था, 150। ठीक ना। सामान्य फोकस दूरी वाले जो है कि आपको कांच के दो लेंस, जिसमें एक जो है कि उत्तल और दूसरा अवतल है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए तो इसका जो है कि युग्म कैसा व्यवहार करने वाला है? इसका युग्म जो है कि कैसा व्यवहार करेगा? तो ये कांच के समतल जो है कि चादर के भांति जो है कि आपको इसका व्यवहार करेगा। उत्तल और अवतल दोनों को बोल रहा है कि सटा कर रख दीजिए एक दूसरे को, तो ये कैसा व्यवहार करेगा? तो कांच के समतल चादर की भांति जो है कि आपको काम करने वाला है। क्या दिया जरा देख लीजिएगा। समान फोकस दूरी के अभिसारी एवं अपसारी लेंसों को एक साथ सटाकर रखने पर कांच से, है ना, समतल प्लेट की सतह व्यवहार करेगा, क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेकिन अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है कि क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? समतल के भांति ये काम करने लगेगा, जिससे दोनों जो है कि लेंसों के युग्म प्रतिफल क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और यह सूक्ष्म जो है कि आपको समतल प्लेट की भांति जो है कि क्या करता है? काम जो है कि आपको करेगा। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैमरे में, कैमरे के द्वारक और कपाट गति का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि संयोग अधिकतम जो है कि उद्भासन होने देगा? ये आईएएस का क्वेश्चन है, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या है? F बराबर जो है कि आपको क्या F-22/1/16 जो है कि आपको दिया है। क्या दिया? कैमरे के उद्भासन, कैमरे के उद्भासन कैमरे के द्वारिका के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर जो है कि आपको करता है। और उद्भासन का फॉर्मूला होता है d² इंटू जो है कि आपको 2 के अनुक्रमानुपाती जो है कि आपको होता है। यही लिखा है। छोड़िए, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला 134। आंखों के रेटिना, ये क्वेश्चन है उठपटांग, बोले ना। आगे है कि आंखों के रेटिना के परंपरागत कैमरों के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है कि आपको तुलना की जाती है? आंखों का कौन सा भाग कैमरा के परंपरागत की तुलना भाग जो है कि तुलना की जा सकती है? ये फिल्म की तरह जो है कि आपको काम करता है। कौन? फिल्म की तरह। रेटिना तो दिया है। आंखों के रेटिना किसके तरह काम करता है? कैमरा के तरह। कैमरा के फिल्म की तरह काम करता है रेटिना। ठीक ना, वही चीज हुआ। आगे चलते हैं। अगला है कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग होता है? स्वच्छ मंडल, परितारिका। अब परितारिका मतलब आइरिस होता है, इस पे तो नहीं बनेगा, है ना। पुतली या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे जो है कि आपको बनेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, परितारिका, आइरिस, रेटिना पर। रिपीट क्वेश्चन हो गया। रेटिना इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। रेटिना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों के किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये भी पगला दिया है, रेटिना। अगला है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, है ना, उस रंग के कारण होता है जिसे वह
क्या करता है? अवशोषित करता है, परावर्तित करते परावर्तित करेगा। क्या करेगा? परावर्तित करेगा। वही रंग जो है कि आपको क्या करेगा? दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। क्या करने वाला है? दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। अगला प्रश्न, अगला बोल रहा है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण के रंग को बनते हैं। कौन कौन? प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला हरा और लाल। नीला होता है। चलिए, लाल, हरा और नीला जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे कौन से मूल वर्णक हैं जिसमें टीवी के पर्दों पर विभिन्न जो है कि रंग प्रकट होते हैं? वही बेसिक रंग खोजिए। लाल, प्राथमिक नीला, रंग हरा, कौन लाल। कौन? लाल, हरा और नीला जो है कि आपको हो जाएगा। नहला सर, नाला, नाला कहाँ दिया है? मतलब शॉर्ट में बोले नीला अच्छा, हरा लाल नहला। ये सब। शॉर्ट में बता रहे नहला। हैं ये। अच्छा, न से हो जाएगा नीला, ह से हो जाएगा हरा और ल से हो जाएगा नीला, लाल, है ना? हरा और लाल। आर से हो गया रेड, है ना? आर से रेड हो गया, बी से हो गया ब्लू हो गया, है ना? जी से ग्रीन हो गया। आरबीजी भी कर सकते हैं, है ना? यस। अगला प्रश्न है कि आपका, जब लाल, नीला और हरा प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है कि आपको आता है? तो प्रकाश का कौन सा? तीनों मिलेगा तो सफेद रंग देगा। कौन सा रंग देगा? तीनों मिलेगा तो सफेद जो है कि आपको देगा। ठीक ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा और नीला खोज लीजिए, उसके अलावा जो दिख रहा है वो ही नहीं होगा। पीला, पीला नहीं है सर। अच्छा, इसमें क्या दिया है? प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग नहीं है तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है, काला लिया है। सर दुद्धू को जो है कि प्राथमिक रंग नहीं है इसमें, है ना? इसका अगर आंसर के हिसाब से करेंगे ना तो न पीला होगा और न जो है कि काला होगा। ये दोनों प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक ना? लेकिन प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला, लाल, लाल, हरा और नीला जो है नीला कि हरा आपको लाल। होने वाला है। हाँ, तो नीला यहाँ है ही, लाल यहाँ है ही, और इसको जो है कि पीला को क्या बना दीजिए? हरा बना दीजिए, है ना? और काला इसका जो है कि आपको हो जाए। आगे चलते हैं। 3 रंगों में मूल रंग हैं। कौन कौन मूल रंग होते हैं? वही लाल, हरा, लाल, हरा और नीला हरा लाल, वो सेकंड पीला वाला। काहे के लिए लीजिएगा? सेकंड अच्छा, लाल, हरा और नीला, हरा, नीला। लाल करी। ठीक है। ठीक है, जैसे भी बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते सात। हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग जो है कि आपको होते हैं सूर्य के प्रकाश में, है ना? जिसको हम लोग वेबग्योर कहते हैं। हाँ, क्या? कौन कौन है सर बतला दीजिए। अच्छा, तो 7 रंग जो है कि आपको देखे ना, जब प्रिज्म से निकलता है, वेबग्योर नहीं याद है ना? जिसमें आपको बेजानी लाल। पिनाला याद है? बेजानी हाँ, पिनाला, उसी से बैठा हाँ, लीजिए, वही 7 रंग हो जाएगा, बेजानी पिनाला, ठीक। है ना? हाँ, बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी, लाल हो गया। ये बेजानी पिनाला वाला ट्रिक लगा दीजिए, वही 7 रंग, ठीक ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों में से विषम को पहचानिए। जरा प्राथमिक को छांट कर द्वितीयक को निकाल लीजिए। पूरा हो जाएगा। भूरा को ले लिया, भूरा हो किसको? जाएगा। भूरा को जो है कि आपको ले लिया, है ना? भूरा लेकिन को जो है सर कि ये आप, ऑप्शन गलत है, पीला तो नहीं है प्राथमिक रंग, रंग मतलब उसमें विषम वाले में। अच्छा, ये किस आधार से निकाला पता है? ये जो है कि प्राथमिक रंग के आधार पे नहीं निकाला है। इसमें जो है कि वो आपको, भूरा नहीं आता है। हाँ, ये जो वेबग्योर जो होता है, प्रिज्म से निकलने के बाद उसमें भूरा रंग नहीं निकलता है, ठीक ना? वही इसमें ट्रिक लगाया है ना? तो ऊपर वाला भी क्वेश्चन जो था ना वो सही था, वेबग्योर में काला रंग नहीं निकलता है ना? इसलिए काला उसका भी था। हम लोग काटे हैं ना, यहाँ जो Yes. काटे हैं ना, कहीं ना कहीं तो काटे हैं, अभी जस्ट तो काटे हैं कहीं ना कहीं, जी जी जी। वहां भी सही था। हाँ, यहाँ भी जो है कि प्राथमिक, अच्छा यहाँ प्राथमिक रंग बोल दिया है, ठीक ना? प्राथमिक रंग बोला है तब तो जो है कि नहीं होगा, तब तो क्वेश्चन है, गलती है। प्राथमिक बोला है, प्राथमिक अगर नहीं बोलता तब इसको मान लेते हैं, ठीक ना? प्राथमिक बोल दिया है, ठीक इसमें है? भी सर काला और पीला ऑप्शन में दिया है। हाँ, तो इसमें प्राथमिक रंग बोला है। प्रश्न को पढ़िए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक, पीला प्राथमिक है ही नहीं ना। प्राथमिक तो 3 ही रंग है। कौन कौन? हरा लाल नीला। सर हाँ, वो हरा, नहीं लाल और बोल रहे नीला। हैं, प्राथमिक रंग सर 3 है ना सर, यहाँ बोले प्राथमिक रंग नहीं है, तो काला से प्राथमिक रंग है, हम लोग मतलब है नहीं ना है। अच्छा, तो काला नहीं है, ठीक है, आप नहीं अपने है। हिसाब से काला मार दिए। अगर मेरा मन करे कि हम पीला पीला भी मार है देते, दिया आप हुआ हमको है। गलती कर दीजिएगा? बताइए, उसको गलती करिएगा? तो पीला कोई अगर वो मार तो दे तो? सर काट के हरा किए है ना। हाँ, ये जो है कि आपको दोनों का दोनों सही ऑप्शन हो जाएगा, काला भी सही हो जाएगा और पीला भी जो है कि आपको सही हो जाएगा। ये बोलिए अब जाकर सही हुआ।
आगे चलते हैं। अगला है 147वां प्रश्न। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, है ना। पहला बोल रहा है कि गोधलू गोधलीय जो है कि आपको सूर्य का आयाम है, अमाप है, सॉरी अमाप है। सर उषा ऐसा काल आता है सर, अब देखते हैं लूसेंट में भी सर, कूट से बोलता क्या है, कूट से हम नहीं समझ पाते ये सब क्वेश्चन सर, ऐसे बोलता है कूट ना का तो कहने का मतलब है ना कि कथन दिया रहेगा, उस पर विचार कीजिए, और वो कथन में से कौन कौन आपको सही लग रहा है उस कथन को जो है कि आप सत्य मानकर जो है कि उसका सही आंसर निकालिए। यही होता है कूट, है ना। सर 2-3 भी आंसर हो सकता है ना सर। क्या, हाँ हो सकता है, एक कोई भी इसमें से ऑप्शन हो सकता है सभी का सभी हो सकता है, उसमें एक को हो सकता है, उसमें तीनों हो सकता है, उसमें दो ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कूट वाला क्वेश्चन आता है ना सर, तो उसको हम छोड़िए देते, याद ही नहीं करते एक हैं। कूट होता है कि ए को मिलाना है, इधर से इधर को मिलाना रहता है, एक कूट ऐसा वाला कूट होता है, ठीक ना, दो टाइप का कूट बनता है, ठीक है। ठीक है देखिएगा, सर। गो गोधुली जो है कि आपको सूर्य का अमाप है। दूसरा बोलता है कि उषा जो है कि काल में सूर्य जो है कि आपको सूर्य का रंग है, उषा काल में सूर्य का जो है कि आपको क्या रंग है, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश का तारा का क्या होना, टिमटिमाना, और आकाश में ध्रुव तारा का दिखाई देना, है ना। उपयुक्त में से कौन सा जो है कि दृष्टि भ्रम है ना। दृष्टि का अब जो है तो कि आपको सही भ्रम है। जो है कि आपको दिखता है ना, कि मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको भ्रम से ऐसा दिखाई देता है। तो तारा का टिमटिमाना, ये तारा का टिमटिमाना तो आपको पता चल रहा होगा, पहले निकाल लीजिएगा, है ना। तो तारा का टिमटिमाना, तो इसके आधार से देखिए तो आपको अभी एक को पता चल रहा है, तो एक के आधार पर आप देखिए तो कौन कौन ऑप्शन इसको छांट सकते हैं। आप जहाँ चार सर वाला ये छोड़ दीजिए, बी को तो छांट एक सकते को हैं और काट ए को सकते हैं छांट और सकते हैं। डी को छांट सकते हैं, है ना। यहाँ दो गो गया, अब दो गो में जो है क्या यस। क्या बचा है, दो गो में जो है कि आपको इसमें बचा एक हुआ दो है, चार चार है, बचा हुआ तीन चार है ना, पाँच है, तो चार जो है कि चार। आपको दो गो में जो है कि आपको बचा हुआ है। अब जो है कि इसके बारे में नहीं पता है कि उषा कला का जो है कि आपको उषा उषा काल में क्या होता है, सूर्य का जो है कि आपको रंग होता है। तो उषा मतलब कि निकलते समय सूर्य का जो है कि आपको क्या दिखता है, तो रंग दिखाई देता है। इसके आधार पर भी इसको छाट सकते, जो है कि आपको एगो और छट गया, तो एगो चार भी जो है कि एक दो भी आपका एक छट गया, तो दो छट गया, चार छट गया। अब दो चार वाला देखिए तो कोई ऐसा है क्या। ऑप्शन ठीक नंबर ठीक। 3 एगो देख रहा है जिसमें 2 और तीन है। 4 जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। अब आइए नीचे इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ के सुनाई देते हैं। इसके आधार पे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऑप्शन के आधार पे छाट के। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई एक भ्रम होता है। देखते हैं ना, संध्या जब होती है तो सूर्य, और सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्य अपने आकार से क्या दिखता है, बड़ा जो है कि आपको दिखाई देता है। वो क्या होता है, दृष्टि भ्रम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आकार वही रहता है लेकिन हमें दिखाई बड़ा देता है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखाई देना, वही अभी जस्ट बताया, सुबह के समय सूरज जब उगता है तो लाल दिखाई देता है ना, लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ये भी हमको क्या है, भ्रम जो है कि आपको आंखों का है। तीसरा बोलता है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना, तारा टिम 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 करते रहता है, वो भी क्या है, भ्रम है ना। तारा कोई टिमटिमाटा नहीं है लेकिन भ्रम है। आगे चलते हैं। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, जैसे जो है कि आपको अनवरत नहीं नहीं जो है कि आपको चमक रहा है, बल्कि पल पल क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। चमकना जो है कि आपको होता है, बंद हो जाता है, होता है, बंद हो जाता है। ये सब जो है कि आपको क्या, आंखों का जो है कि आपको भ्रम है। तो इसी के आधार पे 1, 2 और 4 को आंसर जो है कि सर आपको लाल तो ले लिए। दिखता है ना सर, रियल में वो भ्रम है। हाँ, तो लाल दिखता है वो तो वो किसके कारण लाल दिखता है, तरंगदैर्घ्य लाल थोड़ी कम ना होने होता है, के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है तरंग कि आपको लाल दिखता है। हाँ तरंगदैर्घ्य देखिए, अधिक होने के कारण भी दिखता है ना। वो तो हाँ तो वो तरंग धर अधिक भ्रम होगा में तो क्या उसको मतलब, उषा भ्रम नहीं काल में रखेंगे। सूर्य का रंग है ना, उषा काल में सूर्य का रंग जो है कि उगते हुए सूरज में तो सभी के सभी रंग ना होते हैं, सातों रंग ना होते हैं, लेकिन उसमें से केवल और केवल आपको लाले क्यों दिखाई देता लाल, है कि नहीं। ये भी तो आपको क्योंकि मानना उसका पड़ेगा ना कि तरंगदैर्घ्य उषा ज्यादा काल। होता है। हाँ, तो तरंग दर ज्यादा है तो दिन में क्या, उसका तरंग दर कम हो जाता है। प्रकीर्णन की घटना ऐसी जो है कि आपको होती है, तरंग दर तो कभी भी जो है क्या होगा, तो तरंग दर उसका ज्यादा ही होगा ना, है ना। लेकिन ये जो है कि एक प्रकार का क्या है, भ्रम है ना, भ्रम जो है कि आपको होता है, जिसके कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। और घटना वो भी है ना, घटना जो आप बोल रहे हैं वो भी घटना। में इतना बड़ा क्वेश्चन सर। क्या, हाँ पूछता है, कौन एग्जाम में पूछा है, देखिए ना, आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में 2013 के पीटी में पूछा गया प्रश्न है ना, 2013 में। आते एक नया चैप्टर है, इसका नाम है उष्मा एवं उष्मा की गतिकी, है ना। इसमें जो है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, फ़ारेनहाइट, केल्विन इत्यादि के बारे में जो है कि आपको देखना है।
आइए जरा देखते हैं इसको भी देख ही लेते हैं आज। ऊष्मा हीट की बात करेंगे। हीट जो है कि वह ऊर्जा है जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक केवल जो है कि आपको तापांतर के कारण जो है कि हस्तांतरण होती है। क्या होती है? ताप में अंतर के कारण क्या होता है? हस्तांतरण होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करेंगे। एसआई मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? जूल। जूल। जूल जो है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। सामान्यतः ऊर्जा के लिए एक अन्य जो है कि मात्रक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैलोरी का। क्या कहा जाता है? कैलोरी जो है कि आपको कहा जाता है। ये हीट के लिए। अब आते हैं तापमान के लिए। ताप एक वस्तु की उष्मीय अवस्था है। एक वस्तु का उष्मीय अवस्था है जिसमें उष्मा का प्रवाह दिशा का जो है कि आपको बोध होता है। किस दिशा में उष्मा का प्रवाह हो रहा है इसका जो है कि आपको बोध होता है। किसके लिए? ताप से जो है कि आपको बोध होता है। उष्मा सदैव जो है कि अधिक ताप से, है ना, वस्तु से कम ताप वाले वस्तु की तरफ क्या होता है? हस्तांतरित होता है। अभी देखिएगा कैसे अभी आभास हो जाएगा। देखिएगा कभी कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा और कढ़ाई के बगल में ना, कढ़ाई में ही क्या रख दीजिएगा? वो जो चलाने वाला होता है उसको डाल दीजिएगा। कढ़ाई जब हीट हो जाएगा ज्यादा तो उसका टेम्परेचर अब किसके तरफ जो है कि आपको आने लगेगा? जो चलाने वाला होता है उसके तरफ आने लगता है ना। तो वो देखते हैं ना कि हाई से किसके तरफ जा रहा है? हाई से जा रहा है लो की तरफ जा रहा है। और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई से लो की तरफ जाता है। देख रहे हैं ना, सदैव उष्मा जो है कि अधिक तापमान वाले वस्तु से कम जो है कि आपको तापमान वाले वस्तु को क्या होती है? हस्तांतरित होती है, मतलब कि जाती है। कोई दिक्कत? आते हैं आगे। तापन मापन की बात करेंगे। ताप मापन, ताप की जो है कि माप तापमापी से की जाती है। जो विभिन्न तापमापी निम्नलिखित जो है कि पैमाने पे होते हैं। सबसे पहला पैमाना होता है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस को हम लोग जो है कि सी से डिनोट करते हैं, है ना। सेल्सियस, ताप के सेल्सियस स्केल में बर्फ का गलनांक की बात करेंगे। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक का मतलब होता है कि बर्फ का हिमांक, मतलब कि बर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। कितना पे जम जाएगा? 0 डिग्री से 0 है कि आपको जमना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और बर्फ का जो है कि जल का क्वथनांक की बात करेंगे, जहाँ पे जल उबलने लगेगा। कितना पर उबलेगा जल? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कि आपको उबलने लगेगा। वही ये किसका पैमाना था? तो ये सेल्सियस का पैमाना था। किसका है? सेल्सियस का पैमाना। दूसरा आते हैं केल्विन पैमाना की बात करते हैं। केल्विन पैमाना की बात करेंगे। केल्विन पैमाना पे बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन पे 273 केल्विन। 273 केल्विन। केल्विन की बात करेंगे। केल्विन पे जो है कि आपको कितना हो जाएगा बर्फ का? तो 273 जो है कि आपको क्या हो जाएगा? केल्विन जो है कि आपको हो जाएगा। और वही जो है कि क्वथनांक जो है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। 373 केल्विन था, है ना। कितना था? 373 केल्विन जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे आते हैं, केल्विन की बात करेंगे। हाँ, क्या हुआ? ये सर केल्विन पे का था आंसर। हाँ, ये केल्विन के हिसाब से जो है कि आपको है। किसके हिसाब से है? केल्विन के हिसाब से जल का क्वथनांक पूछेगा, जल का हिमांक बिंदु पूछेगा। ये दोनों जो है कि केल्विन के हिसाब से पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठ जाता है ना। आगे चलते हैं। अब उपयुक्त से स्पष्ट हो रहा है कि सेल्सियस पैमाना 0 है, 0 का ताप है। लेकिन केल्विन में कितना है? 300 जो है कि आपको 272 के बराबर है। मतलब नहीं, सॉरी, सुनिएगा, 0 बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 273 केल्विन। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर बोल सकते हैं 273 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर जो है कि केल्विन पैमाना पर ताप को निकालना पड़ेगा तो सेल्सियस पैमाना पर माप प्लस कितना लिख लेंगे? जो है कि आपको 273 जो है कि आपको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? केल्विन जो है कि हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। केल्विन प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपसे क्या पूछ दे, कहने का मतलब जरा समझिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछ दे कि किसी वस्तु का डिग्री सेंटीग्रेड में उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है, ठीक है, समझिएगा बातों को। आपसे पूछ दे कि उसका कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है, तो आपको केल्विन पैमाना में उसका टेम्परेचर कितना होगा तो वो बताना है। तो केल्विन निकालने के लिए 20 प्लस 273 कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? जोड़िए तो 293 आ जाएगा। तो 293 जो है कि आपको केल्विन क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन? 293 केल्विन। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? तो बताइए। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना पे आते हैं। निकालिए ना सर, अच्छा, हम लोग का निकाल दीजिए। कैसे होगा?
310 केल्विन तक। बताइए हम लोग का जो है कि मानव का 373 टेम्परेचर है। कितना होता है? 97 कितना होता है से टेम्परेचर? 98 के बीच में होता है सेंटीग्रेड में। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। जी तो सर, समझ लीजिए, जोड़ लीजिए, 37 37 को 273 में जोड़िए तो कितना हो गया? 310 नहीं हो जाएगा? जोड़ तो साफ साफ आ रहा है। 7 3 10। 7 जी 3 सर, 10 के जीरो हाथ में एक, जी 7 सर। 3 10, 1 11 के एक हाथ में एक और 2 3 1 3, है ना? 310 तक केल्विन हो ही गया। जी अब बताइए, हाँ हो सर। गया दोनों? सर और यस सर। दिक्कत और फ़ारेनहाइट में? अब फॉरेनहाइट चले कहाँ? अभी फॉरेनहाइट आएंगे तब ना जी। अभी तो फॉरेनहाइट चले ही नहीं है, तभी काहे ठीक के है लिए बात करेंगे? जब फॉरेनहाइट नीचे लिखा ही हुआ है, अभी फॉरेनहाइट पे आना बचले ही, है ना? अभी कहानी बचा हुआ है। कहानी जब पूरा हो जाएगा उसके बाद खोजिएगा, जहां जहां से खोजना होगा मिलेगा सब कुछ। सर ठीक। फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है ना? हाँ अभी आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आ रहे हैं। ठीक ना, समय है हमारे पास। ठीक, आगे चलते हैं। अब फॉरेनहाइट पैमाना की बात कर लेते हैं। किसकी? फॉरेनहाइट पैमाना की। फॉरेनहाइट क्या हो गया इसको? सर अभी तो मतलब हम लोगों के बॉडी से ज्यादा मतलब टेम्परेचर है वायुमंडल का। हाँ, तो वायुमंडल का टेम्परेचर हाँ है तो अभी हम तो लोग का क्या बहुत कर रहा सारा है? बॉडी जो है कि हम लोग का मेंटेन कर रहा है। और गर्म जब कर हम रहा रक्त है। जो है कि जब रक्त पढ़ा रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि हम लोग जो है कि क्या है, हम लोग जो है कि आपको कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने सर वाले हैं। वीडियो गिरवा गर्मी रहे के हैं। दिनों में हम लोग क्या करते हैं? एसी को चलाते हैं, पंखा को चलाते हैं, कूलर को चलाते हैं कि हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो जाए। और ठंडा के दिन में हम लोग हीटर को चलाते हैं, है ना? ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, जैकेट पहनते हैं, किसके लिए? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हम लोग जो है कि आपको मेंटेन करके रखने वाले में से इंसान में हम लोग आते हैं, है ना? दोनों आपको तरफ से हम सर लोग क्या कर लेते हैं? मेंटेन एक कर लेते हैं। तापमान सर तो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सर आज तो क्या? सर बोल रहे हैं एक सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है ना सर? सैंतीस हाँ डिग्री 37 डिग्री होता है। हाँ 37 डिग्री होता है, कोई दिक्कत? नहीं, मैम बोल रही है ना, मैम का क्वेश्चन कुछ था। 37 डिग्री वो उनका कहना है कि अभी 41 42 चल रहा है वायुमंडल का, हम लोग अभी 37 में सर घूम रहे हैं। इसे कैसे हो सकता है? ये बात बोल रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या चला रहे हैं? पंखा चला रहे हैं, कूलर एसी, है ना, चला रहे हैं। ठंडा ठंडा पेय पदार्थ को पी रहे हैं, खा और रहे हैं। जब ठीक वायु है। दाब अगर पूछेगा तो वो क्या रहेगा अभी? क्या वायुदाब? कम कम रहेगा। वायुमंडलीय दाब हम लोगों के मतलब पृथ्वी पे सेम है ना सर? हाँ अलग अलग वायुमंडलीय लेयर दाब में। जितना हाँ, आप लगा रहे क्षोभ हैं उतना वो मंडल में आपकी तरफ मतलब। लगा रहा है। अगर जो है कि आप थोड़ा बहुत भी कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा देगा आपको, है ना? जितना आप लगा रहे हैं उतना वो लगा रहा है, दाब को, अपना प्रेशर को लगा रहा है उधर से, है ना? दोनों का दाब जो है कि आपको बराबर। सर प्रिज्म का क्लास ठीक से नहीं किए थे सर, बोले चेंज कर किसका? दीजिए। प्रिज्म का उस दिन जो करवा रहे थे सर। सब यूट्यूब पे एक एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं। साइंस का ही लग रहा है, लाइट का ही छठा वीडियो शायद होगा आज जो जाएगा। ठीक है, 6 गो वीडियो हो चुका है। फ़ारेनहाइट पैमाना की बात करेंगे। इस पैमाना पे बर्फ का गलनांक बिंदु कितना फ़ारेनहाइट में? 32 32 डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री जो है कि आपको फ़ारेनहाइट होता है, गलनांक होता है। क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। आज जबकि हिमांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु की बात करेंगे, कितना क्वथनांक जहाँ पे उबल जाएगा? 212 212 डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री जो है कि आपको क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये समझिएगा, हम अगर बोल सकते हैं कि 0 बराबर जो है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर जो है कि आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। कोई यस दिक्कत? सर। यस सर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। यस सर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हम बोल सकते हैं केल्विन में 273 केल्विन यस सर, बोल बोल सकते हैं। सकते हैं। तीनों हाँ इक्वल टू बोल हो गया सकते हैं। एक दूसरे से, है ना? तीनों इक्वल टू जो है कि आपको हो गया। अब क्या बोलता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है? यदि ताप में कोई सेल्सियस पैमाना C पर, फ़ारेनहाइट पैमाना F पर जो है कि तो क्या मान निकलेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा क्या होता है? 9 होता है ना? क्या होता है? 9 जो है कि आपको होता है ना? ये जो है कि आपको फॉर्मूला जो है कि आपको होता है। अब आपको हम बात करते हैं, अब क्या बोलता है? ताप में परिवर्तन की बात करेंगे। ताप में परिवर्तन, ताप जो है कि आपको बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अब जरा समझिएगा, कोई बर्फ है, बर्फ को हम लोग टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा कि नहीं आ आएगा? जाएगा, आ बर्फ जाएगा। को गर्म आ करेंगे तो जाएगा। लिक्विड अवस्था में आएगा, और ज्यादा उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? यस उड़ सर, जाएगा। उर्जी सर।
तो वही चीज यहाँ लिखा है कि ताप बढ़ने पर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में जो है कि परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा है कि गलती लिखा है? सही लिखा है। जबकि ताप घटाकर जो है कि गैस को द्रव अवस्था में जो है कि आपको ला सकते हैं। देखिएगा आप देखिएगा क्या आपको करना। अब कैसे जो है कि आप करिएगा। अब जो है कि आपको सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। सब्जी बनाने के बाद देखिएगा वहां पे जो है कि ऊपर में एक थाली लगा दीजिएगा, फ्रिज से निकाल कर लाइएगा, प्लेट को लगा दीजिएगा, टेम्परेचर उसका डाउन होना, उसका जो भी भाप जाएगा ना थाली के ऊपर में चिपकेगा ना, वैसे ही क्या होगा, वो पानी का रूप जो है कि आपको ले लेगा। गैस से क्या बन जाएगा, गैस से पानी लिक्विड बन जाएगा और उसी पानी को फिर से जो है कि फ्रिज में ले आकर डाल दीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो बर्फ में क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में जो है परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आते हैं गलन की बात कर लेते हैं। गलन की बात करते हैं। यह जो प्रक्रम है ना, जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। मतलब बर्फ क्या होता है, गलता है। बर्फ को गर्म कीजिएगा तो बर्फ है ठोस, आज जो है कि गल के किसमें, लिक्विड पदार्थ में जो है कि आपको द्रव पदार्थ में आ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग गलन कहते हैं, ठीक ना, गलन कहते हैं। आगे देखिएगा, जब ताप जिस पर जो है कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है उसे हम लोग वायुमंडलीय दाब पर जो है कि आपको द्रव में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक में जो है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बर्फ को पिघलाकर जल बनाते हैं, इसलिए बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है ना। लेकिन भिन्न भिन्न ठोसों में भिन्न भिन्न गलनांक बिंदु होता है। जैसे बल्ब का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मोम का गलनांक बिंदु, मोम कितना पे गिरता है, तो ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलता है, जबकि लोहा का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। किसी ठोस का गलनांक, क्या मतलब यहाँ लोहा को गलाने में ज्यादा समय लगा, गलाने में जो है कि कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता जो है कि आपको होने वाली है ना, आवश्यकता होने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके गुणों पर परमाणुओं के अथवा अणुओं के जो है कि बीच आकर्षण बल के माप है। ये ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, उसका कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है कि आपको अधिक कणों के बीच आकर्षण बल जो है कि आपको होने वाला है। अब ये गलनांक हो गया, अब आ गया क्वथनांक। अब आइए क्वथनांक की बात करते हैं। वह प्रक्रम जिसपे गर्म करने पर क्या द्रव अवस्था में द्रव पदार्थ तीव्रता से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव किसके रूप में चेंज हो जाए, गैस के रूप में जो है कि आपको चेंज हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं। बॉयल होने लगे मतलब ये भाप बनने लगे, ठीक ना, क्या होने लगे, भाप बनने लगे। अब जरा समझिएगा, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और जो है कि वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से जो है कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही द्रव का क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। मतलब ये सर वाष्प बन के, आवाज नहीं आया, फिर से बोलिए सर। इसका कथन तो यही ना निकला सर कि वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के, वाष्प बन के जो उड़ता है ना, जो लिक्विड पदार्थ को गर्म करने पर जहां पर वाष्प बनने लगे, उसे ही हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक। आगे आइएगा। भिन्न भिन्न द्रवों में भिन्न भिन्न क्वथनांक होता है। जैसे अल्कोहल का क्वथनांक कितना पर, अल्कोहल उड़ने लगेगा भाप बनकर कितना पर, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है कि आपको उड़ने लगेगा। जबकि जल उड़ने लगेगा कितना पर, 100 डिग्री। 100 डिग्री पर जल जो है कि आपको भाप बनकर उड़ने लगेगा। जबकि पारा उड़ेगा कितना पर, पारा को गर्म करेंगे कितना पर, 357 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे पारा जो है कि उबलने लगेगा, ठीक है। अब आते हैं संघनक या जो है कि द्रवन। ये क्या होता है, संघनन या द्रवन क्या होता है, जरा समझिएगा। अब आइएगा, शीतलन द्वारा गैसों और वाष्पों को द्रव में परिवर्तित करना। शीतलन के विधि से, शीतलन मतलब कि ठंडा करके जो है कि गैसों को या वाष्प को किसके रूप में,
गैस या वाष्प को जो है कि आपको द्रव के रूप में जो है कि आपको परिवर्तित कर देगा। मतलब जो गैस उड़ रही है उसको किसके रूप में, लिक्विड के रूप में जो है कि आपको बदल देगा। उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनन या द्रवन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। शीतलन नियम था ना। हाँ, तो शीतलन जो है कि आपको अलग सिद्धांत है, वो न्यूटन का अलग, जब न्यूटन लॉ पर जाके बात किए थे उस समय शीतलन नहीं हुआ था। आगे जो है कि शीतलन का नियम जो है कि आपको आएगा, है ना। वो भी क्या है, वो भी जो है कि आपको ठंडा करने में है ना। वो भी क्या है, वो भी ठंडा करने के लिए जो है कि आपको, वो भी जो है कि आपको नियम है ना। सर न्यूटन का खोजकर्ता कौन है और कितना ईस्वी में हुआ सर? किसका? न्यूटन का। न्यूटन का खोजकर्ता न्यूटन खुद है तो वैज्ञानिक, तो उसको खोजकर्ता कौन करेगा? वैज्ञानिक। मतलब सर क्वेश्चन मेरा ये है सर, गलती बोल दिए सर। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सही से बोलेगा उसके बाद है ना। न्यूटन तो खुद वैज्ञानिक है तो उसका कौन खोज करेगा भाई? सर वो एक मतलब दर्द का, कोई भी चीज का दर्द का खोज तो किए है ना सर, वो ऐसा थोड़ी ना, नहीं वो वैज्ञानिक है तो बहुत सारे खोज के, लेकिन उसका एक क्वेश्चन था हम भूल गए सर, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया क्वेश्चन बताइएगा, उसके आधार पर ना हम आपका आंसर बता पाएंगे। क्वेश्चन न्यूटन देखिएगा, का आराम से भेजिए। प्रिंसिपिया तो एक पुस्तक है जो 1987 में लिखा है। अच्छा, तो वो तो अलग चीज हो ये गया। भी आप हो सकता पूछेंगे है, कि वो तो प्रिंसिपिया अलग जो है। है कि आपको किसके द्वारा लिखा गया था, ये न्यूटन के द्वारा जो है जी। कि आपको लिखा गया है ना, प्रिंसिपिया। 1987 में। हाँ, 1987, इतना बाद में? 1987। अरे 1687 होगा, 1987 कहाँ घूम रहे हैं? सॉरी 1687। उतना बाद में थोड़ी ना होगा, कुछ भी 1687 ना। 1687 में। और इसी जो है कि पुस्तक में ना वो तो ये गति का नियम को प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा? न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था न्यूटन। गति का नियम। और न्यूटन के गति के इसी कितने पुस्तक में नियम है? सर। न्यूटन के गति के जो है कि आपको 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम जो है कि आपको होने तृतीय। वाले हैं। हाँ, प्रिंसिपिया में जो है कि आपको दिया गया, ठीक ना। यस। आधा अधूरा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन पूरा पूछना पड़ेगा, ठीक। पूछ लिए। चलिएगा, सुनिएगा। तो संघनन क्या था? हम लोग गैस या वाष्प को, जो गैस उड़ रहा है उसको किसके रूप में परिवर्तन करना, द्रव के रूप में परिवर्तन करना। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन या द्रवन जो है कि कहलाता है। और संघनन संघनन जो है कि आपको क्वथनन अथवा जो है कि वाष्पन की विपरीत जो है कि आपको प्रक्रम जो है कि आपको है, इसके विपरीत जो है कि काम करता है। हिमनीकरण क्या होता है? शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तन करना। कोई जो है कि आपको ठंडा विधि से, शीतलन विधि से द्रव कोई है उसको किसके रूप में, ठोस के रूप में परिवर्तन करना हिमनीकरण कहलाता है। मतलब पानी को हम लोग क्या कर देंगे, जो है कि आपको शीतलन विधि के द्वारा जो है कि आपको ठोस में परिवर्तन कर देंगे, तो वही हिमनीकरण जो है कि आपको कहलाएगा, ठीक ना। हिमनीकरण की बात करेंगे, ये गलन के विपरीत परिकरण होता है हिमनीकरण। मतलब गलन में जो है कि पानी गलना शुरू होता था, और हिमनीकरण में क्या होगा, पानी जमना जो है कि आपको क्या होगा, जमना शुरू होगा। फ्रिज में दे कोई देंगे, दिक्कत? यही सर हो गया। हाँ, मतलब कि यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा, यहाँ पर जो है कि फ्रिज से जो है कि आपको 0 पर क्या होगा, यहाँ पर आ गया। उसका जैसे जैसे कम जो है कि टेम्परेचर होगा, वैसे वैसे क्या किसका रूप लेते हुए चला जाएगा, बर्फ का रूप जो है कि आपको लेते हुए चला जाएगा। वही क्या होगा, हिमनीकरण जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। वही बोल रहा है कि शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तन करने का प्रक्रम हिमनीकरण जो है कि कहलाता है। हिमनीकरण गलन के विपरीत प्रक्रम है। इसमें द्रव का हिमांक वही होता है जो उस ठोस के रूप में गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 है, और इसी प्रकार जल का हिमांक बिंदु भी क्या होगा, हिमांक बिंदु भी 0 होगा। मतलब 0 ऐसा पॉइंट है, 0 ऐसा पॉइंट है जहां से बर्फ जो है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गलना शुरू होगा। अगर यहाँ पे बर्फ का अगर 0 से अगर घटना शुरू होगा तो ये जो है कि और ज्यादा किसके भाग में, सॉलिड भाग में जो है कि जमना शुरू हो जाएगा। मतलब 0 ऐसा पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, गुप्त उष्मा की बात करते हैं। गुप्त उष्मा समझिएगा, सामान्यतः जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, जब कोई पदार्थ में क्या दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो उसके ताप में क्या होता है, ताप में वृद्धि होता है। जब उष्मा देंगे तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जब उष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होता है ना। पदार्थ के ताप में जो है कि आपको वृद्धि नहीं होता है। अंततः पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसे दी गई उष्मा ही उसका क्या कहलाती है, उसका दी गई उष्मा ही क्या कहलाती है, उसको जो है कि गुप्त उष्मा कहलाती है। और गुप्त उष्मा भी जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, गुप्त उष्मा जो है कि आपको 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 2 प्रकार के गुप्त उष्मा होते हैं, है ना। अब जैसे देखिएगा, कोई अब जल है,
जल उबल रहा है, और कोई जल वही जो है कि क्या बन रहा है, बाष्प बन रहा है, और वही जल क्या बन रहा है, वही जल जो है कि आपका बर्फ बन रहा है। तो बर्फ में देखिएगा, बर्फ में उष्मा लगेगा ना, तो बर्फ में उष्मा लगेगा, कम उष्मा लगेगा, क्या कि जमने में उसको कम कम उष्मा चाहिए, तो बर्फ का गुप्त उष्मा कम होता है किसके अपेक्षा में, तो खौलता हुआ जल के अपेक्षा में। अगर खौलता हुआ जल में भी क्या होगा, खौलता हुआ जल में भी कम होगा, किसके अपेक्षा में, भाप की अपेक्षा में, किसके अपेक्षा में, भाप की अपेक्षा में। इसलिए देखिएगा जब रोटी बनाते हैं तो रोटी वाला जो भाप लगता है उससे जो जलता है वो बहुत खतरनाक तरीके से जलता है और ज्यादा लहरता है। काहे के लिए, उसमें गुप्त उष्मा का मान क्या होता है, उसको उतना टेम्परेचर चाहिए उसको फुलाने के लिए, गुप्त उष्मा का मान उसमें उतना ज्यादा अधिक होता है। लेकिन जल, अगर जल में कभी गर्म पानी में हाथ डूब गया तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जलेगा लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन भाप जो लगता है उससे बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। आप बर्फ तो उसमें कम ही है, उसमें तो ऐसे ही आप बर्दाश्त करते हैं, गर्मी के दिनों में आप चाहते हैं कि हमको बर्फ मिले, हम पकड़ के रखें उसको, समझ रहे हैं। ये जो होता है आपका गुप्त उष्मा होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। संलग्न की गुप्त उष्मा और बाष्पन की गुप्त उष्मा, ये दो प्रकार के गुप्त उष्मा होते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को संलग्न अथवा गलन की गुप्त उष्मा कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, कोई जो है कि ठोस है, ठोस को किसके रूप में, द्रव के रूप में जो है कि परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन करने में जो उष्मा लगेगा उसे है कौन सा उष्मा कहेंगे, संगलन जो है कि आपको, या गलन, हाँ गलन जो है कि गुप्त उष्मा जो है कि आपको कहेंगे। और इसका गलन गुप्त उष्मा कितना होता है, तो ये होता है 3.34 गुने 10 के पावर कितना, 10 के पावर 5 जूल प्रति जो है कि किलोग्राम जो है कि आपको होता है। ठीक ना, आगे आते हैं। अब कोई द्रव बाष्प में परिवर्तित होता है, मतलब क्या बनेगा, भाप बनेगा। द्रव को हम लोग खौलाएंगे तो बाष्प में परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगा, तभी तो उड़ेगा ना, उड़ेगा ना। तो भाप में जब परिवर्तित होने के लिए आवश्यक जो उष्मा चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, उसे ही बाष्पन का गुप्त उष्मा कहलाता है। और जल का बाष्पन का गुप्त उष्मा कितना होता है, तो 22.5 गुने 10 के पावर 5 जो है कि आपको जूल प्रति किलोग्राम जो है कि आपको होता है, किसका, जल का बाष्पन का गुप्त उष्मा जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला समझिएगा। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ का अधिक प्रभावी जो है कि आपको होता है, शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है, कोई 0 डिग्री पर जल है और कोई 0 डिग्री पर बर्फ है, तो बर्फ से क्या होगा, बर्फ से ज्यादा गुप्त उष्मा जो है कि आपको निकलेगा, और उससे क्या होगा, जल्दी जो है कि कोई चीज क्या होगा, ठंडा जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका कारण है कि गलन के लिए जो है कि बर्फ का प्रत्येक जो है कि किलोग्राम है ना पदार्थ जो है कि आपको कितना होता है, 3.34 गुणे 10 के पावर 5 जो है कि आपको जूल गुप्त उष्मा लेकर आता है। और इसी कारण से पदार्थ का अधिकतम प्रभावी जो है कि आपको ढक जाता है, और ढकने से क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। इसलिए देखिएगा, ठंडा पानी में किसी वस्तु को छोड़िएगा, कोई जो है कि उतना ही टेम्परेचर का कोई जो है कि आपको जल में कोई बर्फ में छोड़िएगा, तो बर्फ का गुप्त उष्मा जल के गुप्त उष्मा से क्या होता है, जल के गुप्त उष्मा से ज्यादा होता है। इसलिए जल्दी तेजी से क्या कर देता है, उसको जो है कि आपको ठंडा कर देता है। ठीक, आगे आते हैं। जब जल भाप में परिवर्तित होता है, जब जल किसके रूप में, भाप के रूप में, मतलब कि अब जो है कि उड़ना शुरू होगा। जब जल भाप के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका गुप्त उष्मा अवशोषण करता है, अवशोषित करता है। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप का जलना अत्यधिक क्या होता है, असहनीय होता है। मतलब कि जो भाप से जलता है ना, वो ज्यादा जो है कि तेज से जलता है, किसके अपेक्षा में, उबलते हुए जल के अपेक्षा में। बात समझ में आ रहा है, वही जो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको चीज बताए हैं, रोटी वाला, है ना। यद्यपि ये दोनों, हाँ ये दोनों जो है कि आपको एक ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान तौर पर जो है कि आपको होता है। और इसी कारण है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको उष्मा होती है। इसलिए जब भी भाप हमारे त्वचा पर पड़ती है तो क्या होती है, संघनित होती है। मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, संघनित होगा, मतलब कि और ज्यादा हमारा शरीर क्या है, ठंडा है। और गुप्त उष्मा क्या खोजेगा, ठंडा वाला चीज को खोजेगा कि जल्दी से ठंडा मिले, कि यहाँ पर हम जाकर अपना क्या करें, अपने आप को ठंडा है। और जैसे ही ठंडा वाला इलाका मिलेगा हमारा हाथ, वैसे ही क्या होगा, और ज्यादा तेज से मारेगा। और तेज से मारेगा तो क्या होगा, और ज्यादा हमको जलता हुआ महसूस होगा, है ना, जलता हुआ महसूस जो है कि आपको होगा। तो यही है कि
क्वथनशील जो है कि जल की अपेक्षा, है ना, 22.5 गुना इसके पावर जो है कि आपको 5 जूल प्रति जो है कि आपको किलोग्राम की अधिक जो है कि उष्मा निकलती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा में अधिक उष्मा उत्सर्जित करने के कारण जो है कि आपको भाप अधिक जो है कि असहनीय जलन उत्पन्न जो है कि आपको करती है। जलन इसका क्या होता है, बहुत तेजी से जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे आइए, ऊर्ध्वपातन की बात कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन तो आप समझते होंगे, सीधे किसके रूप में परिवर्तन होना, गर्म कर जो है कि ठोस से सीधे किसके रूप में बदल देना, ठोस से सीधे आपको किसके रूप में, बाष्प के रूप में या गैस के रूप में जो है कि आपको बदल जाएगा, है ना। ठोस से बदलेगा किसके रूप में, बाष्प या गैस के रूप में बदलेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन जो है कि आपको कहेंगे। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल समझिएगा, आयोडीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर होता है और नेप्थलीन होता है। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। अब आते हैं बाष्पन के बारे में चर्चा करते हैं, इवेपोरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, ये ऊर्ध्वपातन का इतने ही है। ये ऊर्ध्वपातन का मतलब समझिएगा, कोई भी चीज टेम्परेचर पाकर सीधे ठोस से डायरेक्ट जो है कि आपको क्या है, जो है कि गैस में जो है कि आपको बदल जाए। ये मुख्य रूप से एग्जांपल दिया, यही सब एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एग्जांपल दिया। लूसेंट में भी 2-3 योग दिया है, इसलिए हाँ, इतना ही एग्जांपल जो है कि पूछा जाता है, इसलिए इतना ही याद रखिएगा, कोई भी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक ना, टेम्परेचर पाने के साथ कोई भी ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक ना, अब आते हैं बाष्पन की बात कर लेते हैं। आइए बाष्पन को देखिएगा, बाष्पन की बात करेंगे। कितना दिया हुआ है लूसेंट में, हम खोज रहे थे, नहीं मिला सर। क्या ऊर्ध्वपातन, ये सर बोल रहे थे अभी लूसेंट में है, सर से पूछिए ना। क्या पूछना है बताइए ना, हम आपको बताते हैं। सर बता दीजिए। ऊर्ध्वपातन चैप्टर पूछ रहे थे, लूसेंट में कितना चैप्टर। एग्जाम्पल कहाँ दिया है ऊर्ध्वपातन का, ये वाला पूछ रहे हैं बात। हाँ सर। अच्छा, कौन सा लूसेंट है, नया वाला है कि पुराना वाला? नया लूसेंट है सर। हाँ, तो नया लूसेंट में कितना नंबर पेज है बता दीजिए हो। देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, हमको याद नहीं है पेज नंबर, देख लेते हैं एक बार तभी बता सकते हैं, है ना। अरे हुआ, ये दिया ही हुआ है, ठीक ना, दिया ही हुआ है, कहीं ना कहीं तो दिया होगा, है ना। शुरुआती पेज में दिया होगा, 3-4 पेज में। अच्छा, केमिस्ट्री में दिया हुआ, अच्छा केमिस्ट्री में दिया है, अच्छा जी सर। हाँ, तो टेम्परेचर वाला है ना, ठीक है बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में होना चाहिए तब तो, है ना, केमिस्ट्री में होना चाहिए। अच्छा, केमिस्ट्री में खोज लीजिएगा ना, तो केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ना, दूसरे नंबर पेज पे मिल जाएगा ऊर्ध्वपातन, 2-3-4 पेज में होगा, नहीं दूसरे नंबर पेज पे जो है कि आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री के दूसरे नंबर पेज पे, ठीक ना, दूसरे नंबर पेज पे केमिस्ट्री के मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। रसायन विज्ञान को खेजिए, दूसरे पेज पर आइएगा, 6ठा या 7वां पॉइंट होगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन करके दिया होगा, जाकर देख लीजिए, सब्लिमेशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, बाष्पन की बात करते हैं। अपने क्वथनांक से नीचे ही किसी जो है कि आपको द्रव के बाष्पन में परिवर्तन होने का प्रक्रम बाष्पन कहलाता है। हाँ बोलिए। ये पेज नंबर सेकंड में दिया हुआ, रसायन विज्ञान है ना, 325 पेज, हाँ, सेकंड में दिया हुआ, 325 होगा, पेज नंबर कितना, 325 में दिया हुआ है, ठीक, 325 में ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक, जाकर देख लीजिए। बाष्पन क्या बोलता है एक बार और सुन लीजिए, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के बाष्प में परिवर्तन हो जाना, द्रव से सीधे किस में, द्रव से सीधे बाष्प में जो है कि आपको परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, क्वथनांक जो है कि आपको सॉरी बाष्पन जो है कि कहलाता है, क्या कहलाता है, बाष्पन जो है कि आपको कहलाता है। मतलब ये द्रव से किसके रूप में परिवर्तित होगा, ये द्रव से किसके रूप में परिवर्तित होगा, द्रव से गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गैस जो है कि आपको बन जाएगा, द्रव से गैस जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाष्पन कहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर, सुन रहे हैं, यस सर बोलिए। ठीक है, आप बताइए, जो है कि ठोस से डायरेक्ट जो है कि आपको गैस बनेगा उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन जो है कि आपको कहने वाले हैं, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन कहने वाले हैं। आइए, बाष्पन जो है कि कमरे के जो है कि ताप पर भी निर्भर, कमरे के ताप पर भी जो है कि आपको हो सकता है, और गीले कपड़े
उसमें जो है कि उपस्थित वाष्प के जो है कि आपको क्या होता है, वाष्पन के कारण जो है कि आपको क्या हो जाता है, सूख जाता है। और यही वाष्पन अभी देखिएगा बहुत तेजी से होता है। अभी अगर कपड़ा को डाल दीजिएगा तो वाष्प अभी कितना तेजी से उड़ रहा है, कपड़ा आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाएगा। और वही जो है कि ठंडी के दिनों में वाष्पन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए कपड़ा जो है कि 2-2 दिन में सूखता है। अभी देखिएगा ठंडी के दिन में कम प्यास लगता होगा और अभी देखिएगा ज्यादा आपको प्यास लगता होगा। मतलब आपके शरीर से पानी क्या हो रहा है, जल्दी वाष्प के रूप में क्या हो सूख जाए, रहा है। पसीना आ रहा है, ये जो है कि पानी सूख रहा है, उड़ जा रहा है, इसलिए प्यास ज्यादा लग रहा है। वही ठंडी के दिनों में पानी कम पीते हैं, प्यास जो है कि वहां पे कम लगता है। ठीक ना, यही क्या होता है, वाष्पन होता है ना। अभी देखिएगा कुछ दिनों में पोखर वगैरह आपको सूखता हुआ, नदी वगैरह सूखता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। किसके कारण, वाष्पन की क्रिया के कारण जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में क्या हो जाती है, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर को घटाएंगे तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। और किसी द्रव के जो है कि आपको वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर जो है कि अधिकतम जो है कि आपको होता है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, जब वायु में आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर क्या होती है, वाष्पन की दर जो है कि आपको उच्च होती है। और यही अभी यहाँ से आप लगा सकते हैं कि अभी वायुमंडल में ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत 9 के बराबर है, इसलिए वाष्पन की दर जो है कि आपको क्या है, वाष्पन की दर तेजी से है। इसलिए छत पे जाकर कपड़ा रख दीजिएगा, 1 घंटा में कपड़ा सूख जाएगा, सारा उड़ाकर क्या ले जाएगा, वाष्पन उड़ाकर जो है कि आपको ह्यूमिडिटी लेके चला जाएगा, है ना। वही अगर ठंडी के दिनों में वायुमंडल में खूब ह्यूमिडिटी बना रहता है, धूपों निकलता है लेकिन कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है ना, काहे कि उस समय उसके पास क्या रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है, आर्द्रता उसके पास रहता है। तो जब आपके पास खुदे रहेगा तो आप काहे के लिए लेने के लिए बेचैन रहिएगा, आपके पास कमेगा तब ना लीजिएगा। अभी कमा हुआ है, अभी खूब खींचता है, और जब उस समय ज्यादा होता है ठंडा के समय में तो खींचने का प्रयास नहीं करता है, कपड़ा 2-2 दिन तक जो है कि आपको सूखते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वाष्पन की दर उच्च हो जाती है और जल जो है कि अत्यधिक जो है कि शीघ्र ही क्या होता है, वाष्पन हो जाता है, जिससे वायु की आर्द्रता जो है कि उच्च होने पर जो है कि वाष्पन की दर में क्या हो जाती है, जो है कि दर धीमी जो है कि आपको हो जाती है। आर्द्रता अगर हाई हो जाएगा, अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा है, मतलब वायुमंडल में पानी ज्यादा है, तो पानी कम खींचेगा कि ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा सर। वायुमंडल में ऑलरेडी पानी ज्यादा है तो पानी और ज्यादा खींच के क्या करेगा, नहीं सर, कम खींचेगा ना सर, हमको हाँ, वाष्पन की दर ठीक ना, कम हो जाएगी। ठीक ना। अभी कम है उसके पास पानी, इसलिए ज्यादा खींच रहा है, और जब उसके पास खुद ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगा तो काहे के लिए ज्यादा खींचेगा, कम ही ना खींचेगा। नहीं सर, हमको ध्यान नहीं दिए, हम किताब में देखने आगे रहे थे चलते हैं। वाष्पन का जो है कि आपको, वाष्पन के कारण जो है कि आपको शीतलन क्या होता है, किसी पात्र से भरा एक द्रव जब वाष्पित होता है तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है कि प्राप्त करता है। उष्मा खोने के कारण यह पात्र ठंडा जो है कि आपको हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, शीतलन जो है कि आपको कहा जाता है, वाष्पन का शीतलन कहा जाता है। वाष्पन के कारण ही शीतलन एक अच्छा जो है कि उदाहरण है मिट्टी का बर्तन, जो अभी आजकल देखते होंगे, क्या मिट्टी का बर्तन जो घड़ा देखते होंगे, घड़ा में क्या हो जाता है, पानी जो है कि आपको ठंडा होता है ना, ठंडा होता है, काहे के लिए, वाष्पन जो है कि क्या हो जाता है, जो है कि घिसते रहता है, जिससे पानी क्या होता है, ठंडा जो है कि आपको बनाकर रखता है। मतलब उसमें तो आर्द्रता रहता है ना सर, इसीलिए ठंडा हाँ, रहता है। आर्द्रता बना रहता है, मतलब कि आर्द्रता उसके अंदर बना रहता है, आर्द्रता बना रहेगा तो उसके अंदर क्या टेम्परेचर नहीं प्रवेश करेगा, मतलब इसको ठंडा बनाकर रखेगा। वही चीज यहाँ दिया होगा। मिट्टी के जो है कि घरों के दीवालों के ऊपर बड़ी जो है कि आपको संख्या में अत्यंत जो है कि आपको छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र जो है कि आपको होते हैं, जिससे लगातार जल इन छिद्रों से क्या होता है, घरों के बाहर रिसकर वाष्पन जो है कि आपको होते रहता है। और जैसे वाष्पन होगा, पानी गिरते रहेगा तो पानी सूखेगा ही नहीं, और जैसे ही नहीं सूखेगा तो ये जो है कि पानी ठंडा जो है कि आपको होगा। और वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से जो है कि क्या हो जाता है, मिट्टी के बर्तन से कुछ प्राप्त कर लेता है और शेष जो है कि कुछ जल से प्राप्त कर लेता है, और जल से प्राप्त करने के बाद जो है कि इसी प्रकार घरों में जो है कि शेष जल जो है कि उष्मा क्या होता है, अपनी उष्मा को खो देता है, और खोने के बाद जो है कि पानी देखेगा तो क्या हो जाएगा, शीतल जो है कि आपको रहेगा, क्या हो जाएगा, शीतल जो है कि आपको रहेगा, ठंडा रहने वाला है। आगे चलते हैं सर, एक ले लीजिए घड़ा। आर्द्रता अगर कम होगा तो मतलब वाष्पित ज्यादा होगा, मतलब इवेपोराइजेशन हाँ, ज्यादा आर्द्रता होगा। अगर कम होगा, मतलब अभी देखिएगा, अभी आप सब लोग टेम्परेचर खोल के देखिएगा ना, तो अभी आपको दिखाएगा टेम्परेचर इतना, ह्यूमिडिटी जो है कि आपको इतना। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता होता है ना, आर्द्रता होता है।
है ना। अभी सभी लोग लाइव वेदर देखिएगा ना, तो उसमें जो है कि आपको दिखाएगा ह्यूमिडिटी कितना है। अभी जो है कि दिखाएगा 28-29% ह्यूमिडिटी दिखाएगा, है ना। तो 28 से 29% पानी है। अभी रहना चाहिए कितना, लगभग 90 के आसपास रहना चाहिए। इसीलिए जितना जल्दी से हो सकता है क्या होता है, सूखते हुए जो है कि आपको जाता है, उड़ जाता है पानी। ठीक है, आज ही सर उड़ ना जाता है घड़ा पानी। को दिए पानी में फूलने के लिए सर, बहुत गर्मी लग रहा है, घड़ा का पानी पीना अब। हाँ तो सही सर है, आप दे ले सकते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत पटना में नहीं, रख ठंडा जो है कि लीजिएगा। आपको बना के रखेगा। अरे क्या ये सब घड़ा घड़ी के चक्कर में रहेंगे तो हो गया फिर, है ना। जितना दिन नहीं देंगे उससे ज्यादा गर्म पानी पी के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 घंटा से प्यास लगा हुआ, पानी खत्म है, और जब क्लास खत्म करके जाएंगे तो पानी लेके आएंगे, तो पानी लेके पियेंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। ग्रीष्म ऋतु में हमारे जो है कि शरीर में काफी जो है कि आपको, ग्रीष्म मतलब कौन सा ऋतु, ठंडा या गर्मी? गर्मी तो गरम ठंडा, हाँ हाँ, गर्मी का गर्मी। ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी होता है, गर्मी ठीक ना। आप तो सब गर्मी का गरम ही तो बोल रहे हैं, गर्मी। हाँ तो कोई आदमी नहीं सर, ठंडा भी हम बोले इसलिए रोक दिया। कंफ्यूजन, हम ही सर बोले थे, कंफ्यूजन हो रहे थे इतना थोड़ा सा। कंफ्यूजन नहीं हो, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में काफी मात्रा में पसीना निकलता है। क्या निकलता है, अभी देखिए गर्मी से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। और सूती जो है कि कपड़े जल का जो है कि उत्तम अवशोषण करते हैं, मतलब कि जल को, सूती कपड़ा पर अगर एक बूंद भी जल गिर जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से उसको जो है कि आपको क्या कर लेगा, सोख लेगा, अवशोषित कर लेता है, अवशोषित हो जाता है। और हमारे शरीर में जो है कि आपको, हमारे शरीर से निकलते हुए जो है कि पसीने जो है कि अवशोषित कर लेता है। और इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर से क्या होता है, शरीर को जो है कि आपको शीतलता प्रदान जो है कि आपको करता है। कभी एकदम गर्मा के आइए, पसीना खूब निकले, ठीक ना। अब पसीना खूब निकले और पंखा चला के जो है कि आपको बैठ जाइए, लगेगा एकदम जो है कि एसी का हवा मिल रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है? हाँ सर, जी फील नहीं हुआ तो फिर बड़ा सबको। दिक्कत है ना। हुआ है तो सबको सही है, नहीं है तो फिर दिक्कत है क्या ना। सर? तब उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि नमी क्या होता है, नमी जो है कि सूखता है, और सूखने के बाद जो है कि हवा जैसे ही लगता है ना, और ज्यादा जो है कि बढ़ा देता है, खूब लगता है, खूब शीतल जो है कि आपको हो गया, है ना। शीतल जो है कि आपको प्रदान होता है ना। और वही पॉलिस्टर इत्यादि से जो है कि बने वस्त्र पसीने को अधिक क्या कर देता है, अवशोषित नहीं कर पाता है, अवशोषित नहीं कर सकता है। ये जो है कि आपको पूरा गीला बना देगा, अवशोषित करेगा ही नहीं, जिससे जो है कि आपको ये ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में क्या करता है, ठंडा रखने के लिए असमर्थता होता है। इसलिए पॉलिस्टर नहीं पहनना चाहिए गर्मी के दिनों में। अंततः ग्रीष्म ऋतु में सूती के वस्त्र जो है कि आपको क्या देना चाहिए, बढ़ियता जो है कि आपको देना चाहिए। पंखा हमारे त्वचा से निकलने वाले पसीने को, बाष्पन की दर को क्या कर देता है, बाष्पन की दर को बढ़ा देता है, बढ़ाता और तेजी है। से बढ़ा देता है। और जैसे ही बढ़ाएगा वैसे नहीं क्या होगा, वैसे ही हमें शीतलता जो है कि आपको ठंडा अनुभव जो है कि आपको होगा। यही वाला जो है कि आपको घड़ा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दीजिए, है ना। बाष्पन की दर जो है कि आपको तेजी होगा, और जैसे ही तेजी होगा जो है कि आप उसके बाद अंदर का जो है कि क्या होगा, टेम्परेचर अपना पानी खो बैठेगा, और खोने के बाद वो टेम्परेचर जो है कि खोएगा, वैसे ही शीतल हो जाएगा, है ना। सर कूलर सेम प्रोसेस पे काम करता है। हाँ कूलर भी जो है कि देखिएगा, उसमें पानी हम लोग डालते हैं, है ना। पानी को जो है कि सोख कर, और क्या करता है, अंदर से जो है कि आपको ठंडी हवा को जो है कि आपको फेंकता है ना। डेजर्ट रूम जो है कि आपको, डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जो है कि आपको जल का वाष्पन के कारण जो है कि आपको होता है। डेजर्ट कूलर गर्म जो है कि एवं शुष्क दिनों में अधिक जो है कि आपको शीतलता जो है कि आपको देता है, क्योंकि गर्म दिनों में जो है कि उच्चतर ताप होता है, और जल का वाष्पन को क्या कर देता है, जो है कि आपको बढ़ा देता है। वाष्प जो है कि बनकर उड़ा देता है, और उड़ाने के बाद जो है कि हवा क्या करता है, हवा ठंडा ठंडा हवा को जो है कि आपको फेंकता है, हवा ठंडा जो है कि आपको फेंकता है, ठीक है ना। यही जो है कि आपको होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर अब आ गया है। क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो कल तो संडे है, कल स्पेशल क्लास है, कल जो है कि आपको वनडे है ना, बंद रहेगा। मंडे को जो है कि आपको क्वेश्चन आंसर, मंडे को जो है कि आपको उस पे भी लेंस पे जो है कि बात करना है, और मिरर पे बात करना है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, किसके किसके बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, इस सब पे चर्चा करना है। तो मंडे हो सकता है तो क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद जो है कि उस पे भी चर्चा कर ले हम, ठीक ना, उस पे भी चर्चा कर ले एक क्लास, ठीक है। अगला क्लास अगले 1 घंटे बाद, है ना। मे बी लाइट रहे तो पॉसिबल तो जरूर होगा क्लास, है ना। लाइट का कंडीशन जो है कि अभी तक तो है, देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होगा बता दिया जाएगा, ठीक ना।